नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रुद्राक्ष शो। आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में। और इसीलिए हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं एस के परमार सर, जो कि सालों से इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं, लोगों को ऑरा के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं। और आज हम उनके पास ही इसके बारे में नॉलेज देने वाले हैं। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंड वेलकम टू आईटेक्स। थैंक यू। सो अब हम हमारे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आज हम ऑरा के बारे में बात करने वाले हैं। तो लोगों ने ऑरा वर्ड तो सुना है पर उसका मीनिंग सबको नहीं पता। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि ऑरा क्या होता है और वो कैसे काम करता है। रुद्राक्ष जी, एक्चुअली ऑरा भी एक साइंस है। ऑरा जो शब्द है वो इंग्लिश शब्द है, लेकिन इसी चीज को हम हिंदी में या गुजराती में देखने जाए तो उसको आभा बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। और साइंस की भाषा में उसको बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोला गया है। तो वो एक प्रकाश पुंज है जो हमारी बॉडी में से निकला हुआ एक एनर्जी का वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारी बॉडी के आसपास जो भी लेयर बनता है एनर्जी का, उसी को ऑरा के नाम से जाना जाता है। और मैं दूसरा क्वेश्चन भी ऑरा के रिलेटेड है कि ऑरा साइंटिफिकली प्रूवन है या फिर वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल बिलीफ है। साइंस भी अभी इसको मानने लगा है। अगर बेसिकली देखने जाए तो एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। ये क्वांटम साइंस ये फिट कर चुका है, फिक्स कर चुका है कि ये सब ऊर्जा ही ऊर्जा है और कुछ नहीं है। लेकिन हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो भी एक ऊर्जा ही है, लेकिन बायोमैग्नेटिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो एनर्जी होती है बॉडी के अंदर, वो एनर्जी जब बाहर की और वाइब्रेट करती है तो एक जो लेयर बनता है एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का, तो उस लेयर में कहीं कहीं पे ज्यादा अच्छा प्रकाश देखने को मिलता है, कई जगह पे वीकनेस देखने को मिलता है, कई जगह पे धुंधलापन जैसा देखने को मिलता है। तो इसी के ऊपर से क्वांटम साइंस और आध्यात्मिक साइंस ये बता रहे हैं कि जहां जहां पे ऑरा वीक है या फिर टूटा हुआ है, हो सकता है वही बॉडी के अंदर भी वो एनर्जी की कमी होगी और बॉडी के उस पार्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। ऐसा हमारा स्पिरिचुअल साइंस और क्वांटम साइंस बता रहा है। तो अभी आधुनिक जो साइंस है, मॉडर्न साइंस है, वो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। और आधुनिक साइंस ने भी अभी प्रूव किया है। उतना ही नहीं, इसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत अच्छा एक उल्लेख किया है ऑरा के बारे में कि ये फ्रीक्वेंसी बेस पर है और ये बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। तो साइंस भी अभी आजकल इसको मानने लगा है और अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में अभी यूरोप के अंदर और कई कंट्रियों के अंदर इसको एडॉप्ट किया गया है और हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जा रहा है। और ये ऑरा सिर्फ हम फील कर क्या ऑरा देखा जा सकता है या सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। वैसे रुद्राक्ष जी को देखने जाए तो ऑरा कोई देखने की चीज नहीं है, लेकिन देखा जा सकता है जरूर। जो ऑरा जो है वो एक हमारे भावनात्मक जो हमारी ऊर्जा होती है इससे बनता है, तो उसको हम फील कर सकते हैं अच्छे से। हाँ, लेकिन कुछ अभी ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, साइंस और टेक्नोलॉजी आजकल इतनी डेवलप हो चुकी है कि कोई भी छोटी सी चीज को भी अभी हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो ऐसी एक किरलियन फोटोग्राफी करके एक फोटोग्राफी अभी चालू है, जिसके माध्यम से कोई छोटी सी चीज को भी लाख गुना बड़ा करके हम देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ऑरा के अंदर भी जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, उसका भी अगर पर्टिकुलर कोई बायोलॉजिकल बॉडी का पिक्चर लिया जाए और उसको कन्वर्ट करके किलर फोटोग्राफी में कन्वर्ट किया जाए तो डेफिनेटली इसके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो देखने को मिलती है। तो अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है। इसके अलावा एक जीडीबी सिस्टम है, गैस डिस्चार्ज सिस्टम, इसके अंदर भी इसका बहुत जबरदस्त काम हुआ है। कई रशियन साइंटिस्टों ने इसके ऊपर अच्छा सा काम किया है और प्रूव किया है कि फिजिकल बॉडी जो है, हमारी बायोलॉजिकल बॉडी है, इसमें से जो तरंगें निकलती है उसको हम देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया केलियन या जीडीबी के बारे में, तो वो कैसे काम करता है थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। एक्चुअली जो किरलियन फोटोग्राफी है, डॉक्टर क्लेलन करके हो गए साइंटिस्ट, उसने ये चीज को डेवलप किया। तो उसमें कोई भी छोटी सी चीज, जैसे एक चींटी भी होती है तो उसको भी हम हाथी जैसा बना के देख सकते हैं। इस प्रकार की फोटोग्राफी है। तो वैसे अगर हमारी आंखों से हम देखने जाए तो हम हमारा ऑरा देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप अध्यात्म के अंदर या ध्यान प्रक्रिया के अंदर योग की कई प्रक्रिया ऐसी है इसके माध्यम से हम ऑरा को देख सकते हैं अगर हम प्रॉपर उसके ऊपर कंसंट्रेशन करें तो। ऑरा क्या होता है एग्जैक्टली देखने जाए
तो हमारे आसपास एक ऐसा हवा जैसा धुंधला सा लेयर होता है। हम लोगों ने देखा होगा, हमारे धर्मों में तो बताया गया है कि जो भी हमारे आध्यात्मिक जो पुरुष है या जिसको हम देवता मानते हैं, भगवान के स्वरूप में पूजते हैं, उसके पीछे एक प्रकाश का सफेद कलर का वायु पुंज बताया गया है, प्रकाश पुंज जिसको बोलते हैं। तो वो क्या है? वो ऑरा है। ऑरा बताने का मतलब वो था कि ये जो भी इंसान है या जो भी देवी देवता है, इसके पास इतनी ऊर्जा है जो ऑरा में भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ऑरा को आध्यात्मिकता के अंदर जबरदस्त दिखाया गया है। लेकिन अभी ये सारी चीज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाने की वजह से किरण फोटोग्राफी और जीडीपी सिस्टम से बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं और इसके ऊपर से हम अनुमान कर सकते हैं कि फिजिकल बॉडी में क्या क्या हो सकता है, या इसके अलग अलग कलर भी हम देख सकते हैं और कलर के हिसाब से इंसान की प्रकृति के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑरा को हम आगे अब बढ़ा चुके हैं और बढ़ रहा है ये टेक्नोलॉजी, और हम सब के लिए बड़ा आशीर्वाद समान होने जा रहा है। आज के मॉडर्न ज़माने में मेडिकल साइंस को भी लोग अभी ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं। तो मेडिकल साइंस में ऑरा के बारे में और रिसर्च की गई है। हाँ रुद्राक्ष जी, एक्चुअली आज से कई साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला जैसे महान साइंटिस्टों ने बताया था कि भविष्य में जो आने वाली अभी मेडिसिन होगी ना, वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बेस के ऊपर होगी। और वो ही साइंटिस्टों ने बताया कि ये अगर मेडिकल बेस के ऊपर ली जाए तो आगे जाके इसी के ऊपर ही सब काम चालू हो जाएगा। तो ऑरा क्या है? वो भी हमारी बॉडी में से निकला हुआ एक ऊर्जा का स्तर है जो हम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के रूप में देख सकते हैं। तो अगर मेडिकल साइंस भी इसके ऊपर थोड़ा फोकस अच्छा करे या फिर क्वांटम साइंस इसके ऊपर फोकस अच्छा करके इसके ऊपर अगर डायरेक्ट किया जाए और इसके बारे में अगर पूरी जानकारी प्राप्त की जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम ला सकते हैं। जैसे कि मेडिकल साइंस में क्या है, ईईजी मशीन आपने देखा होगा, इसमें से हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चलता है, ईसीजी के बारे में हमें पता चलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके एक फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया है। लेकिन बायोलॉजिकल जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में अभी ज्यादा उल्लेख नहीं है, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन मेरा कहना जरूर ऐसा है, अगर मेडिकल साइंस भी इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, उसमें काम करे, तो बहुत सारी अच्छी चीजें इसके माध्यम से हम एक डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसकी बीमारी के बारे में या इंसान की प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। हाँ, मतलब अभी तक इतनी रिसर्च नहीं हुई, पर आगे लेनी चाहिए, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बहुत कुछ इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, कई कंट्री में इसको एडॉप्ट कर लिया गया है। ये तो कई कंट्रियों के अंदर हॉस्पिटल के अंदर इसके ट्रीटमेंट के रूप में भी उसको एडॉप्ट किया गया है। तो वहाँ पे अच्छा एक अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में काम कर रहा है। तो एक अच्छी चीज है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे पुराने साइंटिस्टों ने बताया कि आगे जाके जो कोई मेडिसिन आने वाली है तो यही होगी। अगर हम आज से 500-5000 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे कौन सी मेडिसिन थी? एलोपैथी तो थी नहीं उस टाइम पे। फिर भी आदमी तो वहां पे भी उस टाइम पे भी जीता था, अच्छी तंदुरुस्ती थी उसकी। तो वो टाइम पे जो चीजें थी उस टाइम पे हमारे ऋषि मुनि लोग जो थे, जो आयुर्वेदा बेस के ऊपर या एनर्जी साइंस पे बहुत जबरदस्त अच्छा काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने इस टाइम पे उस टाइम पे मतलब ऐसा ऐसा काम किया था कि हम उसको चमत्कार के रूप में जानते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, साइंस भी आगे बढ़ता गया, तो आज हम आयुर्वेदिक का बाद मतलब एलोपैथी आया और एलोपैथी भी चल रहा है। लेकिन एलोपैथी के बाद आगे क्या होगा? एलोपैथी जो है वो पूरा केमिकल्स बेस्ड है ना। अभी लोग काफी कुछ लोग आयुर्वेदा की ओर और उससे थेरेपी की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एलोपैथी एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो अगर कोई मेडिसिन आएगी या कोई थेरेपी आएगी तो मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बेस के ऊपर ही होगी। मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, फ्यूचर की बात करो। फ्यूचर में जो आने वाली मेडिसिन होगी ना वो पूरी फ्रीक्वेंसी बेस के ऊपर होगी। अभी आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन या वाईफाई ये सब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती है तो वो हमारे ऑरा को अफेक्ट करती है कि नहीं करती? बिल्कुल करती है रुद्राक्ष जी। एक्चुअली क्या है कि उसमें से जो रेज निकलती है ना वो रेडिएशन के रूप में मिलती है हमें, और वो हार्मफुल रेडिएशन होता है। तो उसका रेडिएशन ज्यादा बढ़ने होने की वजह से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर सीधी इफेक्ट होती है। और हम लोग तो अपने मोबाइल को या फिर ऐसे जो इलेक्ट्रिक उपकरण इतना पास में रहते हैं, तो इसी से जुड़े हुए बॉडी का जो पार्ट है, बॉडी का जो ऑर्गन है, सीधी उसके सेल के ऊपर इफेक्ट होती है। हमारी अगर पूरी बॉडी अगर देखने जाए तो 37 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, 37 ट्रिलियन सेल्स, और हर एक सेल्स अपने आप में एक लिविंग थिंग है, जिंदा है, और वो अपने आप में फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन छोड़ते रहते हैं।
तो जब इसके ऊपर एक हैवी फ्रीक्वेंसी आएगी जो रेडिएशन के रूप में है, तो उसको डेफिनेटली सीधा सेल को हार्म करेगी। तो सेल्स जो हमारे बॉडी के ऑर्गन है वो भी सेल से बने हुए हैं, तो पर्टिकुलर वो ऑर्गन को हमें हार्मफुल देखने को मिलता है जब हम मोबाइल का उपयोग करते हैं या दूसरा भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का हम करते हैं, तो उसको हमें इसकी बैड इफेक्ट है वो भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि ये खराब है, ऐसा नहीं मैं कहना चाहूँ, लेकिन ज्यादातर उपयोग उसको हमारे बॉडी के सेल्स को या हमारे बॉडी के ऑर्गन को डेफिनेटली नुकसान करते हैं। मतलब ओवर क्वांटिटी में यूज नहीं करना। डेफिनेटली। अब हमने ऑरा की इतनी बात की, तो हर एक व्यक्ति को इच्छा होगी कि ऑरा को बढ़ाए, अपने ऑरा को। तो कोई 7 स्टेप्स जो आप बता सकते हैं कि अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर से रुद्राक्ष में बताना चाहूंगा आपको कि जो ऑरा है वो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसका आउटर लेयर है। आउटर लेयर है ना, जिसको योगिक भाषा में प्राणिक बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके ऊपर से टेक्निक डेवलप हुई प्राणिक हीलिंग के नाम से। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज है जिससे हम अपने ये आउटर लेयर को बढ़ा सकते हैं, जो हमारा एनर्जी का लेयर है। जैसे कि हम हैप्पीनेस वाले कोई भी चीज करते हैं तो अपने आप अपना ऑरा बढ़ जाता है। योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो भी हमारा ऑरा बढ़ जाता है। उतना ही नहीं, हम नेचर के अंदर चले जाते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। कोई भी हमें जो फीलिंग, जो खुशी वाली फीलिंग मिले, उस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज जब हम करने लगते हैं तो डेफिनेटली हमारा ऑरा बढ़ जाता है। उतना ही नहीं, आप सुबह में आप उठते हो, आप देखा होगा आपकी एनर्जी बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी में चलती रहेगी। जैसे ही आपने स्नान किया तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो जो वाटर एलिमेंट जो है वो बहुत जबरदस्त इफेक्ट करता है हमारे बॉडी के ऊपर भी, हमारी एनर्जी के ऊपर और हमारे ऑरा के ऊपर भी। इसलिए हमारे कई रिवाजों में ऐसा बताया गया है, आपको पता होगा कि कुछ भी होता है तो इंसान को पानी का उपयोग किया जाता है। बच्चा रोता है तो उसको पानी पिलाओ, कोई गुस्से में तो उसको पानी पिलाओ, है ना। स्मशान में जाके हम आए तो उसको भी पानी का छींटा डालो उसके ऊपर। कुछ भी मतलब पानी एक ऐसा एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट ऐसा है जो एक प्योरिटी का काम करता है। तो ये एक ऐसी अच्छी चीज है जो हमारे ऑरा को बढ़ाने में काम करती है। अगर उसके साथ सॉल्ट का भी उपयोग किया जाए, जैसे इसको सॉल्ट बाथ भी कहते हैं हम लोग, सॉल्ट बाथ का उपयोग किया तो सॉल्ट के अंदर भी एक ऐसा गुणधर्म है जो हमारी नेगेटिविटी को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। इसके अलावा भी अभी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो रही है, इसमें एक रेकी सिस्टम है, आपने सुना होगा, जो रेकी हीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इससे भी एक मतलब ऑरा को हम बढ़ा सकते हैं, प्राणिक हीलिंग के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑरा जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी के जनरेटर और ऑपरेटर का जो कार्य करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के मेन एनर्जी के जो 7 सेंटर है, यानी कि हमारे जो मेजर 7 चक्र है, इसी के साथ सीधा ही जुड़ा हुआ है। अगर हमारे बॉडी के 7 चक्र एक्टिव हो, बैलेंस में हो, तो हमारी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहेगी, हमारा ऑरा भी बहुत अच्छा रहेगा। और आज आधुनिक युग में अभी ऐसे डिवाइस बनाई गई है जो सीधा ही मतलब में हमारी बॉडी के चक्रास के ऊपर काम कर रही है, जिसको चक्रा हार्मोनाइजर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी डिवाइस के साथ हम बैठते हैं, उसमें से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो सीधी हमारे चक्रा को एक्टिव बैलेंस करती है, हार्मोनाइज करती है। जैसे ही हमारा चक्रा और एनर्जी हार्मोनाइज होने लगती है, वैसे ही हमारा ऑरा भी बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार की डिवाइस, अभी इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी का युग है अभी, तो इसका भी हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। हाँ, अपने आप में मतलब एक जो पुरानी जो हमारी प्रक्रिया है वो ठीक है, लेकिन साथ साथ में अभी जमाना भी बदल रहा है, तो हमें भी कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करके हमारे एनर्जी को हमेशा एनहांस करते रहना चाहिए। मतलब करने के लिए सब कुछ अपन हमें यूज तो करना, डेफिनेटली हमें यूज करना पड़ेगा, है ना। क्या ग्रह नक्षत्र या फिर कॉस्मिक एनर्जी वो हमारे ऑरा को अफेक्ट करती है? डेफिनेटली कैसे करती है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। इस ब्रह्मांड जो पूरा है ना वो भी एनर्जी से ही बना हुआ है, और हम जिसको परमात्मा कहते हैं वो भी ऊर्जा ही है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, ऊर्जा का एक स्वरूप है मतलब में। ओके, एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली ट्रांसमिट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हायर टू लोअर। तो दुनिया में सब कुछ अगर ऊर्जा ही है, तो ऊर्जा का जो 2 घटक तत्व है वो है इलेक्ट्रिक तरंगे और दूसरा है मैग्नेटिक तरंगे। तो जो भी चीज है, ये 2 चीज इसके पास होती है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे की बात करते हैं हम लोग। तो जितने भी ग्रह नक्षत्र, जितने भी प्लेनेट है, उसका भी खुद का अपना अपना एक मैग्नेटिक पावर है। जैसे हमारा अर्थ का एक मैग्नेटिक पावर है, सन का मैग्नेटिक पावर है, मून का
मैग्नेटिक पावर है, सबका अपना अपना मैग्नेटिक पावर होने की वजह से ही सब अलग अलग है, वरना एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, है ना। तो ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है वो जो घूम रहा है, सब कुछ इस दुनिया के अंदर ब्रह्मांड के अंदर घूम रहा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर की वजह से। इलेक्ट्रिक पावर है वो फोर्स देता है, धक्का लगाता है, और मैग्नेटिक पावर का काम है खींचने का। ये दो जो पावर है इसी वजह से सारी क्रियाएं हो रही है। तो हर एक जो प्लैनेट है उसकी भी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तरंगे है, तो वो भी अपनी तरंगे फेंकता रहता है। तो इसकी असर सीधी ही हमारी बॉडी के ऑरा का लेयर है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे है, इसके ऊपर देखने को मिलती है। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह हमें बताया गया है कि जिस समय पे आपका जन्म होता है, वो समय और वो प्लेस, कौन सा प्लेस पे हुआ है, उस टाइम पे उस समय पे कौन सा प्लेनेट आपके साथ इफेक्ट में है या नजदीक में है, जिसका मैग्नेटिक पावर आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, वो जब प्लेनेट आप घूमता फिरता वापस आएगा तब उसकी असर आपको दिखाई देती है, वहां तक वो दिखाई नहीं देती। कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जो लंबे समय तक रहते हैं अर्थ के साथ कनेक्टेड, तो उसकी इफेक्ट लंबे समय तक दिखती है, जैसे कि शनि के बारे में बताया गया है। शनि एक लंबा मतलब में समय लेता है, इसके प्रभाव ज्यादा दिखने को मिलता है। बाकी के जो सारे प्लेनेट कुछ समय के बाद वापस वो घूमते हैं, तो जब चले जाते हैं तो उसके प्रभाव में से मुक्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार देखने जाए तो उसका जो मैग्नेटिक प्रभाव है वो हमारे सीधी बॉडी के ऊपर, हमारे ऑरा के लेयर पर ऊपर दिखता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए अभी ये दिखता है तो मैं बताना चाहूंगा कि एक ही चीज है, अगर सामने वाला किसी भी चीज का मैग्नेटिक पावर ज्यादा है और आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना खुद का मैग्नेटिक पावर बढ़ाना चाहिए, जिससे हम डिस्टेंस में बढ़ जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर और हमारे पुराने शास्त्रों में बताया गया है कि अपना खुद का मैग्नेटिक पावर बढ़ाओ। तो मैग्नेटिक पावर बढ़ाने के लिए मैंने कई सिस्टम जो बताई, जो क्रिस्टल थेरापी है, टॉनिक थेरापी है, रेकी थेरापी है, ध्यान वगैरह है, इस सारी चीजों से हमारा मैग्नेटिक पावर बढ़ने लगता है। तो वो जो असर है प्लेनेट की वो हमें कम हो जाती है। जिसका मैग्नेटिक पावर खुद का कम है उसको ज्यादा असर देखने को मिलती है। एक ही समय पे एक ही प्लेस के ऊपर दो इंसान जब पैदा होते हैं तो दोनों को सीधा इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। कई जुड़ा बच्चे है ना, फिर भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सबका अपना अपना मैग्नेटिक पावर होता है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जो प्लेनेट है, अगर उस प्लेनेट के हम प्रभाव में अगर हम आते हैं, अगर हम तब प्रभाव में आते हैं जब हमारा मैग्नेटिक पावर वीक हो जाता है, तो उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं और इसकी असर हमें सीधे देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा, मेरा ओपिनियन है कि प्लेनेट की इफेक्ट हर एक इंसान पे कभी न कभी कहीं न कहीं पे देखने को मिलती है। और उससे बचने के लिए हमारा मैग्नेटिक पावर बढ़ना चाहिए, होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर में ऑरा साइंस का क्या रोल होगा? मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसके हिसाब से फ्यूचर में भी ऐसा एक चांस हो सकता है कि और एक साइंस के ऊपर जबरदस्त काम किया जाएगा। जैसे अभी आपके अंदर कोई भी बीमारी है बॉडी के अंदर, तो इसके लिए आपको एक्सरे निकालना पड़ता है, ये कराओ वो कराओ, सारे टेस्ट करवाते हैं हम लोग, है ना। फिर बाद में जो डॉक्टर है वो डिसीजन पे आता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो हो सकता है फ्यूचर में अगर ऑरा के ऊपर अच्छा काम किया जाए तो ऑरा के माध्यम से हम सामने वाले इंसान की बीमारी के बारे में भी जानकारी अच्छी सी प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा, और चांसेस है भी। और इसके बारे में मैंने बताया कि हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट इसके काम में लगे हुए हैं। क्वांटम साइंस पूरा इसके ऊपर काम कर रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई भी है जो हमें देखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑरा जो साइंस है, जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर आने वाली कोई मेडिसिन होगी तो ये हो सकती है। क्योंकि जैसे मैं बताऊं कि आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों के पास कौन सी मेडिसिन थी, कैसे वो किसी को श्राप देते थे, भस्मीभूत कर देते, किसी को आशीर्वाद दिया उसका कल्याण हो गया। तो वो सारे पावर थे उस टाइम पे, एनर्जी पावर थे उन लोगों के पास, ऋषि मुनियों के पास पावर थे उस समय पे। 5000 10,000 साल पहले की बात है। उस समय पे वो ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि यहाँ से सूर्य का डिस्टेंस कितना है, सारे प्लैनेट कितने कितने डिस्टेंस पे है, वो समय पे बता दिया था। तो सोचो कि वो समय पे कौन सी ऊर्जा काम कर रही होगी। तो ये हो सकता है कि ऐसी कॉस्मिक ऊर्जा के माध्यम से या फिर अपनी प्राणिक बॉडी के माध्यम से, जिसको हम सूक्ष्म बॉडी के नाम से भी जानते हैं, उससे शायद वो लोग ट्रैवल करके ये सारी चीजें पता कर लेते होंगे। तो हो सकता है कि वापिस अभी जनरेशन चेंज होता इसके ऊपर आना प्रोबेबिलिटी है। तो ये था हमारे क्वेश्चन का। सो थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत कुछ जानकारी मिली, बहुत कुछ नॉलेज जानने को मिला। थैंक यू।
लास्ट में कुछ आप अगर ऑडियंस को कहना चाहते हो तो। ऑडियंस को मैं वही बताना चाहूंगा कि एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर हम लोगों ने अपनी एनर्जी को संभाल लिया, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया, तो लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हमें आने का चांसेस नहीं है। अगर आता है तो उसका बहुत अच्छे से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब एनर्जी हमारी वीक हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, तभी प्रॉब्लम हमारे ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन अगर हमारी एनर्जी लेवल हाई होगी तो हम प्रॉब्लम के ऊपर हावी हो जाएंगे। तो परिस्थिति जब मनस्थिति के ऊपर हावी हो जाती है तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन परिस्थिति के ऊपर अगर मनस्थिति हावी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होता, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा ये पॉडकास्ट सुना। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेगा तो ये था हमारे वीडियो का एंड। आज हमने सर से बहुत कुछ सीखा। सर ने हमें ऑरा के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फ्यूचर में ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज दी। और ये ऑफ कोर्स आप में से कई लोग उसको यूज़ भी करेंगे, प्राणायाम या और काफ़ी सारे उन्होंने स्टेप्स दिए अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए। सो ये था हमारे वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।